अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के दरमियान जो कुछ हो रहा है, आपको इसके बारे में मालूमात होगी। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इज़राइल हमला किया ईरान पर, उसके बाद अमेरिका हमला किया ईरान पर। अमेरिका हमला करने के बाद वो कहता है कि अगर पीस चाहिए तो डील कर लो मेरे साथ। ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी जैसी बात हो गई कि अगर मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर मारेंगे। वही मामला हो गया। तो एक तरफ जो है अमेरिका पीस लफ्ज को इस्तेमाल करता है, अमन को इस्तेमाल करता है, इंसानियत को इस्तेमाल करता है, आज़ादी को इस्तेमाल करता है, लेकिन वहीं पर इसका एक और किरदार है, उसको भी समझना ज़रूरी है कि सबसे बड़ा अमन का दुश्मन यही है, सबसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन यही है। इस किरदार को भी समझना है और हिस्ट्री से हमें सीखना है। चलो हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में ये ज़हन में रखेंगे कि अमेरिका कहता क्या है, करता क्या है। पूरी दुनिया में अपने आप को ये जाहिर करता है कि पूरी दुनिया में अमन और सुकून और शांति लाने वाला और कायम करने वाला यही है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि ये अमन का लाने वाला नहीं है, ये अमन को बर्बाद करने वाला है हकीकत में। तो ये बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि जापान जो है अमेरिका पर हमला करता है। इसके बाद अमेरिका जो है 2 एटमी हथियार जापान पर गिराता है। ये मालूम होगी ये बात आप सबको, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। लेकिन जापान के अमेरिका पर हमला करने से पहले, पर्ल हार्बर पे हमला करने से पहले, जापान चाइना पर हमला किया था। और वो भी वर्ल्ड वॉर शुरू होने से भी 2 साल पहले ही चाइना पर हमला कर दिया था। और जब चाइना पर हमला किया, 3 करोड़ लोगों को मारा। 3 करोड़ लोग हलाक हुए चाइना में, दोनों तरफ से। एक तरफ ये कि जापान जब चाइना पर हमला किया तो 3 करोड़ लोग मारे गए। एक फिर जापान जो है अमेरिका पर हमला किया पर्ल हार्बर पर, तो उसके बाद जाके ये एटम बम गिरा दिया। अगर तुम इंसानियत के हमदर्द होते, अगर तुम अमन वाले होते, तो जब जापान चाइना पर जाकर 3 करोड़ लोगों को मार दिया तो उस वक्त कहां थे? उस वक्त बीच में क्यों नहीं आए? उस वक्त एटमी हथियार की धमकी जापान को क्यों नहीं दिए? नहीं, क्योंकि यहां पर अपना फायदा नहीं था ना इसका। ये तो चाहता ही है कि पूरी दुनिया में इस तरह के लोग आपस में ऐसे लड़ के मर जाएं और पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर के तौर पे हम माने जाएं। लेकिन ये नहीं रोका। अगर ये अमन का चाहने वाला होता तो यहां पर रोकता। अगर ये पीस चाहता तो यहां पर कुछ ना कुछ हाथ डालता, लेकिन नहीं, इसका उल्टा था कि यहाँ पर जापान को कुछ नहीं कहा, और जब जापान इस पर हमला किया तब जाके वापस पलट के ये हमला करता है। लेकिन 3 करोड़ लोग मारे गए चाइना में जापान के हमला करने की वजह से। चाइना पर जापान क्यों किया था? जापान इसलिए किया था कि वो चाह रहा था कि ये ईस्ट एशिया में ये हम सबके दादा बन के रहें और हमारी यहाँ पर पावर हो। इसलिए ये जापान भी मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर कब्जा करता था, हमला करता था। यहाँ पर आप देखोगे कि 2 मुल्क है, एक वियतनाम, एक कंबोडिया। ठीक है, ये जो वियतनाम है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो था रशिया की तरफ, और नीचे वाला जो हिस्सा था वो रशिया की तरफ नहीं था। अब वियतनाम पर हमला किया अमेरिका, क्यों? ताकि सारे लोग रशिया के नजरिए को, कम्युनिज्म को मानने वाले हो गए तो फिर हम तो ताकतवर नहीं रहेंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमला किया कि नहीं, तुम हमारे मानने वाले होने चाहिए, तुम कैपिटलिज्म वाले होने चाहिए, यहाँ पर ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो हमारी बात माने। लड़ाई हुई, कितने लोग मारे गए? कितने लोग? 25 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं यहाँ पर, 25 लाख से ज्यादा। फिर आखिर में जाकर अमेरिका नहीं जीत पाता है, तो ये ऊपरी वाला हिस्सा और नीचे वाला वियतनाम का हिस्सा दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। फिर अमेरिका को यहाँ से भागना पड़ता है। कहाँ था यहाँ पर अमन? कहाँ गया था यहाँ पर? इंसानियत कहाँ गई थी यहाँ पर? पीस कहाँ गया था? और उधर बाजू जो है कंबोडिया है, और कंबोडिया पर भी यह हमला किया था इसी जंग के दौरान। और कंबोडिया में वहां का जो अमीर था, वहां का जो लीडर था, वो कंबोडिया के लोगों पर ही जुल्म करता था। और जुल्म करके कितने लोगों को मारा? कितने लोगों को? 20 लाख लोगों को मारा। वो 17 से 20 लाख लोग आते हैं इसमें, जिन लोगों को ये कत्ल किया। लेकिन अमेरिका आया वहां पर बचाने के लिए? नहीं। अमेरिका साथ दिया? नहीं। ना अमेरिका दिया, और चाइना का नजरिया भी कम्युनिज्म है, और यहाँ पर जो लीडर था वो भी कम्युनिज्म का मानने वाला था, लेकिन चाइना भी बचाने के लिए नहीं आया और रशिया भी बचाने के लिए नहीं आया। बाद में वियतनाम जाके खुद कंबोडिया पर हमला किया, तब जाके वहां के लोगों को राहत मिली है। कहाँ थी इंसानियत? कहाँ थी यहाँ पर? फिर एक और देखिए,
यहाँ पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ये कोरिया जो है पहले एक ही था, और यहाँ पर भी लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई? वही कम्युनिज्म कैपिटलिज्म, कि तुम रशिया की तरफ हो या हमारी तरफ हो। तो नीचे वाला जो हिस्सा था ये था अमेरिका की तरफ, नॉर्थ कोरिया जो था ऊपर वाला हिस्सा ये था रशिया की तरफ, रूस की तरफ। उस वक्त उसके नजरिए को कम्युनिज्म को मानने वाला था, नीचे कैपिटलिज्म को मानने वाला था। दोनों में लड़ाई हुई। फिर क्या हुआ? कितने लोग मारे गए? कितने लोग? 25 लाख लोग मारे गए। यहां पर इंसानियत नजर नहीं आई। फिर उसके बाद जाके दोनों मुल्क के दरमियान बंटवारा हुआ, तो ऊपर नॉर्थ कोरिया बना, नीचे साउथ कोरिया बना। अब लीबिया के बाजू एक मुल्क है तुनीशिया। तुनीशिया में एक आदमी था, वो खुदकुशी करके मर गया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा, एक एहतजाज होने लगा। यहाँ भी होता है ना कि आमतौर पे तो लोग कत्ल भी हो जाते हैं, किसी का रेप करके भी मार दिया जाता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो पूरी हिंदुस्तान में फैल जाता है, एहतजाज होने लगता है, प्रोटेस्ट होने लगता है उसके लिए। तो वही वाला ये था। अब ये प्रोटेस्ट था तुनीशिया में, कि ये प्रोटेस्ट फैलते फैलते, एहतजाज फैलते फैलते लीबिया में भी आ गया। लीबिया में फैलकर ये जो मिस्र है वहां भी आया, मिस्र में फैलते हुए ये सीरिया में भी गया, सीरिया में फैलते हुए ये यमन में भी शुरू हो गया। इतना बड़ा था, तो इसको अरब स्प्रिंग के नाम से याद किया जाता है। अब ये आपको ये पता चल गया है। अब सुनिए, लीबिया में हुकूमत थी मुअम्मर कज़ाफ़ी की, और मुअम्मर कज़ाफ़ी पर जो है हमला किया अमेरिका नेटो के साथ मिलकर, और मुअम्मर कज़ाफ़ी को भी मारा, वहां से उसकी हुकूमत भी गिरा दिया। क्या वजह थी? वजह यह थी कि ये डिक्टेटर है और यहाँ पर आज़ादी आनी चाहिए, यहाँ पर जमहूरियत आनी चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी आना चाहिए। ये सब बहाना लगाकर वो क्या कर दिया? मारना शुरू कर दिया। और वहाँ पर एहतजाज हो रहा था, वो जो अरब स्प्रिंग का जो मामला था, एहतजाज हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मुअम्मर कज़ाफ़ी जो है उन लोगों पर जुल्म करना भी शुरू कर दिया। तो अब इन लोगों को और जरिया मिल गया कि भाई यहाँ पर जो है जेनोसाइड हो रहा है, ये लोगों का कत्ल कर रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इस पर हमला करना चाहिए। ये हमला करके सारे लोग, अमेरिका नेटो के साथ साथ लीबिया पर हमला करता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि पीछे तो लाखों लोग मारे गए हैं, उस पर तुम हमला नहीं किए इंसानियत की वजह से, यहाँ करने की क्या वजह है? डिक्टेटर तो ये सऊदी अरबिया वाला क्या है, वो मोहम्मद बिन सलमान, वो भी वही है। यहाँ यूएई में जो चल रहा है वहां भी इलेक्शन नहीं होता, वो भी डिक्टेटर की तरह है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर तुमने हमला नहीं किया, और पीछे अभी बताया हूं कि लाखों लोग मारे गए, वहां तुम कुछ नहीं किए, वहां इंसानियत नजर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर इंसानियत नजर आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये मामला नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और है। वो क्या था? वो ये था कि मुअम्मर कज़ाफ़ी जो है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मिलाकर, सारे मुल्कों को मिलाकर एक मुल्क बनाना चाहता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। फिर क्या बोला कि सब मुल्क मिलकर एक हो जाएंगे, सब कंट्री एक हो जाएगी, तो सबका पासपोर्ट भी एक होगा, सबका पासपोर्ट एक करेंगे, और सबकी करेंसी भी एक, गोल्ड करेंसी एक होगी। और यहाँ पर जितने भी जखीरे हैं, तेल है और मादनियात है, मिनरल्स है, जितने भी है, सबको निकालने वाले, माइनिंग करने वाले हमारी अपनी निजी कंपनी होगी, कोई बाहर की कंपनी नहीं आएगी। अब जब ये नजरिया दिया तो अब उन लोगों को लगा कि भाई मेरी दादागिरी तो खतरे में आ गई है। अगर इतना बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक हो जाता है, उसका पासपोर्ट एक हो जाता है और उसकी करेंसी, गोल्ड करेंसी एक हो जाती है, तो हमारा डॉलर कम हो जाएगा, फिर हमारा तेल पर कब्जा नहीं रहेगा, फिर हम यहाँ पर ये जो मिडल ईस्ट है इसमें हम अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए इसको यहाँ से ख़त्म करो, इसको हटाओ यहाँ से। बहाना कुछ चाहिए, कोई जरिया चाहिए ना, जरिया तो मिल नहीं रहा था। लेकिन ये जो अरब स्प्रिंग का जो ये मामला हुआ, इसकी वजह से एक जरिया मिल गया, जिसकी वजह से ये हमला कर दिया। ठीक है, क्या बहाना था? कि आज़ादी देना है। आज तक लीबिया में कोई आज़ादी नहीं हुई, कोई अच्छाई नहीं हुई, पूरा लीबिया बर्बाद हो गया है, जैसा पहले था अब वैसा नहीं रहा। यही इंसानियत, अमन, पीस, डेमोक्रेसी का बहाना लगाकर यहाँ ये मामला किया था। अब नीचे आ जाओ, इसके नीचे एक मुल्क है रवांडा। यहाँ पर दो ग्रुप थे, एक हुतू और तुत्सी। ये दोनों का आपस में जंग हो गया, और ये अमेरिका को भी पता था और ये यूएन को भी पता था। और यूएन जो है यहाँ पर अमन फोर्स भी यहाँ पर भेज दिया था। लेकिन जैसा दोनों में लड़ाई हुई,
वैसा यूएन को और रोकने के बजाय और फौज भेजने के बजाय वो लोग जहां जितने भी फौज थे ये सारे मामलात को रोकने के लिए उसको भी वापस बुला लिए। 90% फोर्स को, आर्मी को वापस बुला लिए ये लोग, अमन फौज को, यूएन वाले। फिर क्या कहते हैं, अमन के रखवाले हैं, इंसानियत के हमदर्द कहलाने वाले हैं। लेकिन ये लड़ाई शुरू होते ही फौज और भेजने के बजाय, यहाँ पर ये मामला रोकने के बजाय यहाँ से निकाल लिया जाता है। कितने लोग मारे जाते हैं आपसी जंग में? कितने लोग? 8 लाख लोग। 8 लाख लोग मारे जाते हैं। फिर कुछ लोग भाग के कॉन्गो में आते हैं, फिर कॉन्गो में भी लड़ाई होती है। फिर कॉन्गो में रवांडा और आसपास का मुल्क और साथ में कॉन्गो मिलकर जो यहाँ जो लड़ाई होती है, इसमें 50 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका सिर्फ बोलता रहा कि नहीं अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, लेकिन कुछ किया नहीं। वहां पर जापान पर्ल हार्बर पे हमला किया था तो ये एटम बम गिरा दिया, लेकिन यहाँ पर 50 लाख लोग मर गए। रवांडा में 8 लाख लोग मर गए, लेकिन कुछ भी अमन के लिए यहाँ उसको याद नहीं आया, कुछ भी इंसानियत की हमदर्दी उसको नहीं हुई। अब ये उसके बाद ऊपर चलिए, सीरिया। वो जो अरब स्प्रिंग का जो एहतजाज चलते हुए सीरिया में भी आया, और सीरिया में सरकार थी बिशारुल असद की। और जब ये मामला शुरू हुआ तो बिशारुल असद जो है लोगों पर जुल्म करना शुरू किया, उसको मारना शुरू किया। अब उसकी तरफ से सीरिया में एक तो सरकार थी बिशारुल असद की, और नीचे कुछ अलग अलग ग्रुप थे जो आज़ादी के लिए जंग लड़ते थे, जो अलग अलग आर्मी थी। और उसको मदद कौन कर रहा था पीछे से? अमेरिका कर रहा था, बरतानिया कर रहा था, दूसरे मुल्क कर रहे थे। और बिशारुल असद की सरकार को कौन मदद कर रहा था? ईरान कर रहा था और रशिया, ये दोनों कर रहे थे। अब यहाँ पर लड़ाई हुई, एक तरफ बिशारुल असद की सरकार और दूसरी तरफ ये ग्रुप्स जिसको अलग अलग दूसरे दूसरे मुल्क थोड़ा थोड़ा ताउन कर इसको हथियार दे रहे, पैसे दे रहे। कितने लोग मारे गए? कितने लोग? 7 लाख लोग मारे गए, 7 लाख लोग। और अभी भी रुका नहीं है, अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज बताना है, और ये आपका जहन जो है पूरा खोल के रख देगा, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। वो क्या है? उससे पहले इधर आ जाइए आप अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में भी लड़ाई हुई। अफगानिस्तान में जब लड़ाई हुई तो अफगानिस्तान का अमेरिका पर हमला करने से पहले यहां पर रूस के साथ अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी, जिस समय 15 लाख लोग मारे गए थे। और उस लड़ाई के वक्त अमेरिका मदद कर रहा था अफगानिस्तान की, पाकिस्तान के जरिए से। और अफगानिस्तान की जो मदद कर रहा था उसमें जो पैसे दे रहा था ये मुजाहिदीन को दे रहा था, जिस मुजाहिदीन में उसामा बिन लादेन भी था। उसामा बिन लादेन को डायरेक्ट पैसा नहीं दिया था, लेकिन मुजाहिदीन को दे रहा था, जिस मुजाहिदीन में उसामा बिन लादेन भी शामिल था। तो रशिया से लड़ने के लिए मदद किया किसकी? मुजाहिदीन की। अब यही लोग जब पलट के अमेरिका पर हमला किए थे, यही लोग दहशतगर्द बन गए। मतलब इसी लोगों को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया तो उस वक्त दहशतगर्द नहीं थे, यही लोग इसके खिलाफ हो गए तो अब दहशतगर्द बने। अब एक और बात सुनो कि ये सीरिया में दूसरे ग्रुप थे, दाइश को, ये दाइश दहशतगर्द ग्रुप है, इसको ये लोग खत्म कर दिए। अलकायदा दहशत ग्रुप ये लोग खुद मानते हैं इसको। और अलकायदा का जो लीडर था, जिसको खुद अमेरिका दहशतगर्द मानता है, उसी के लीडर को उठाकर बिशारुल असद की सरकार जाने के बाद अलकायदा के लीडर को उठाकर अभी उसका अमीर बना दिया है। अभी सीरिया में उसकी हुकूमत है। कौन है ये जो अभी जिसकी हुकूमत है सीरिया में? ये पहले अलकायदा का लीडर था, जिसको खुद अमेरिका दहशतगर्द कहता है। मतलब अच्छा, एक बार और अभी मतलब बताते हैं। एक बात और सुन लो कि जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, ये तो पता ही होगा। हमास को ये इजराइल और अमेरिका दोनों दहशतगर्द मानते हैं, लेकिन हमास की मदद करने वाला $1 बिलियन देने वाला खुद नेतन्याहू है। नेतन्याहू के ऊपर एक मूवी निकली है, बीबी फाइल्स, पर वो भी अमेज़न पे आने वाली थी, पर उसको भी लगता है नेतन्याहू ने कैंसिल करा दिया। कुछ चीजें उससे जो पता चली, नेतन्याहू हर महीने हमास को भेजता था $35 मिलियन
टोटल उसने भेजे अराउंड $1 बिलियन, और ये पैसा पहुंचता था हमास के पास कतर के लोगों के थ्रू, सूटकेसेस फुल ऑफ कैश में। मजे की बात तो ये है, कतर के लोग जानते हैं कि आगे जाके खुलासा होगा तो ये आदमी झूठ बोलेगा, तो उसने साइन करके दिया हुआ है कि हाँ ये पैसे उनको पहुंच रहे हैं। नेतन्याहू खुद मदद के लिए कतर के जरिए से हमास को $1 बिलियन तक मदद किया है। समझ में आ रही बात? एक तरफ तो ये कह रहा है कि ये दहशतगर्द है, और दूसरी तरफ दूसरे तरीके से खुद इसको पैसा दे रहा है कि तुम लड़ो। क्यों? हमारे मकसद के लिए, कि तुम लड़ोगे तो तुम्हारे को दहशतगर्द करार देकर हम हमला करेंगे और पूरे फलस्तीन पर कब्जा करेंगे। तो यही होता है। क्या होता है कि एक मुल्क पैसा देकर एक पार्टी दूसरे मुल्क में बनाता है और उसके जरिए से हमला करवाता है, ताकि नाम उस पर आए और हम पर ना आए। और ये मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करवाता है एक ग्रुप बनाकर, और उसकी पूरी मदद करता है, ताकि अगर हमला हो जाए तो सारी जिम्मेदारी इस पर आ जाए और मुझ पर ना आए। तो दूसरे मुल्क में जो ग्रुप है उसको दूसरा मुल्क वाला दहशतगर्द कहता है, उसकी ये मदद कर रहा है। और इसके मुल्क में जो ग्रुप है उसको दूसरा मुल्क मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, और ये उसको दहशतगर्द कह रहा है। हालांकि दोनों तरफ से यही मामला हो रहा है, और यही तरीका होता है ये लोगों का इस्तेमाल करने का। ठीक है, और भी वजूहात है और भी असबाब है, उसमें से एक सबब ये भी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा मामला अंदर से है। फिर आखिर में इराक पर हमला किया। किस वजह से? इस वजह से कि सद्दाम हुसैन के पास हथियार है, ये एटमी हथियार बना लेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। हालांकि ये झूठ था, कुछ भी नहीं था। हमला कर दिया। कितने लोग मारे गए? 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 6 लाख से। उस वक्त इंसानियत याद नहीं आई, उस वक्त अमन याद नहीं आया, उस वक्त पीस याद नहीं आया। क्या याद आया? सिर्फ लड़ना है और इंसान को बगैर इंसान समझे कत्ल कर देना है, खून बहा देना है, और कुछ उफ भी नहीं करना है। इसके दिल में ऐसा लगता है कि दिल भी नहीं है जो धड़कता हो, बिल्कुल पत्थर है। ठीक है, तो ये अमेरिका की जो ये दोगली पॉलिसी है, ये अमन वाली पॉलिसी नहीं है, ये वार वाली पॉलिसी है, ये दोगली पॉलिसी है कि एक तरफ ये अमन कहकर किसी पर हमला करता है और वहीं पर जहां पर अमन की जरूरत होती है वहां पर हमला नहीं करता है। अगर इसको अपना फायदा मकसूद हो और ये फायदा हासिल करने में अगर लाखों लोगों को मारना पड़े तो ये लोग मार देते हैं, और जहां पर फायदा ना हो, लाखों लोग मर भी जाए तो ये लोग करने के लिए भी नहीं आएंगे। ये ऐसे दोगली पॉलिसी है इन लोगों की। पीस पॉलिसी नहीं है, वार पॉलिसी है, दोगली पॉलिसी है। तो इसको इस तारीख के नजरिए में आपको समझना चाहिए, और समझने के बाद आज देखना चाहिए कि ये जो कर रहा है ये कुछ नया नहीं है, बल्कि तारीख में ये कई बार कर चुका है और आगे भी इसी तरीके से करते रहेगा। तो इसलिए तारीख को देखकर ये आगे क्या करेगा ये समझना अक्लमंदी की अलामत है। ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ने से, तारीख पढ़ने से असल मकसद ही यही होता है।